हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th के एसएसटी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 कहाँ छूट गया। अच्छा, बीच में वो आ रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है अपना कृषि। आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इससे पहले पार्ट 2 तक वीडियो आ चुकी हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने ना देख रखी हो तो देख लेना। और जितने भी एनटीएससी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी मेरे भाई बहन होंगे जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की जो बात करूंगा मैं, ठीक है, इसमें से एनटीएससी में कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, कि जो है हरित क्रांति क्या थी, श्वेत क्रांति क्या थी, हरित क्रांति को भारत में कौन लेके आया, श्वेत क्रांति को भारत में कौन लेके आया, एपीएल की फुल फॉर्म, बीपीएल की फुल फॉर्म, सार्वजनिक बफर स्टॉक। तो ये सब देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं। ठीक है, एनटीएससी के स्टूडेंट जरूर देखें और आखिर तक देखें, क्योंकि एनटीएससी वाले स्टूडेंट को पता है कि उनके बेसिक चीज़ें, क्योंकि एमसीक्यू टाइप आता है ना, तो इसलिए थोड़ा जरूरी होता है। और क्लास 10th के स्टूडेंट जो हैं वो तो देखेंगे ही देखेंगे। और एनटीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो तो क्लास 10th के ही होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, और जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं एज ए 10th क्लास स्टूडेंट, उनके लिए भी। तो प्रौद्योगिकी और संस्था सुधार, तो अब आज हम देखने वाले हैं कि भारत ने कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो आपकी बुक में हेडिंग है प्रौद्योगिक और संस्थागत सुधार। तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में, और इसे नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है, बताना पड़ता है ना, तो कई कई को पता होता है, कई कई नहीं नोट डाउन करते हैं, बस देखते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करते भाई। देखो, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको लिखना भी पड़ता है। एक बार देख लो और फिर उसके बाद दूसरी बार देखने के लिए लिख लो। ठीक है, मतलब एक बार वीडियो को पूरा देख लो एंड तक, और उसके बाद फिर लिख लेना। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। जो सहकारिता थी कि काफी सारे लोग मिलके, ठीक है, जो कृषि की भूमि हड़प लिया करते थे, जमींदारी, एक जमींदार के अधीन रहकर काफी सारे कृषि जी तोड़ मेहनत किया करते थे, तो उन सब चीजों को खत्म किया गया। ठीक है, ये किया गया कब, स्वतंत्रता के बाद में, यानी 1947 के बाद से। 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। यानी कि पहले तो ऐसे था कि कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, 1947 तक बस थोड़ी बहुत छूटें दी जा रही थी कि हाँ यार, कोई जमींदार ऐसे मत करो। ठीक है, जोतों की चकबंदी हो जाएगी, सहकारिता को कम करा जाएगा। पर जो असली बात छिड़ी वो छिड़ी 1960 में। ठीक है, जब हरित क्रांति आई। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, इन सब चीजों को शामिल किया गया। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ये क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। इसमें हरित क्रांति और श्वेत क्रांति आदि शामिल है। पर क्या हुआ था कि हरित क्रांति और जो श्वेत क्रांति, ये जो क्रांतियां थी ना, ये सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी। जैसे अपना उत्तर भारत के साइड पे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, और दिल्ली के साइड भी कुछ प्रभाव दिखा था। परंतु इसका प्रभाव हर जगह पे नहीं दिखाई दिया, जो कि अच्छी बात नहीं थी। और हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के कुछ कुछ हानियां भी थी। ठीक है, काफी सारी हानियां थी, हम बात करेंगे। व्यापक भूमि विकास कार्य, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम, जो कि 1980 से 1990 है। अब हुआ यूं था कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, ये दोनों बहुत अच्छी क्रांतियां थी। ठीक है, भारत में अच्छी खासी पैदावार मिल रही थी इनके द्वारा, पर ये कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी, है ना। तो इसीलिए व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम को लागू किया गया, जो कि 1980 से 1990 तक रहा। इसमें संस्थागत और तकनीकी सुधार पर कार्य किया गया। अब संस्थागत के बारे में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, कि मनुष्य जो है वो प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रकृति के साथ क्रिया करके संस्थाओं का निर्माण करता है। तो ये वही है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में आपको एक मिलता है, ठीक है, एक डेफिनेशन मिलती है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के साथ प्रौद्योगिकी की सहायता से क्रिया करके संस्थाओं का निर्माण कर जो है विकास के कार्य को तेजी से करता है। तो इसीलिए संस्थाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, और तकनीकी सुधार किए गए। ठीक है, तकनीकी सुधार किए गए, यानी नई नई मशीनों को लेके आया गया। ठीक है, जो व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम था, इसके तहत संस्थाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, ये याद रख लो कि संस्थाओं का निर्माण किया गया, और उसके अलावा तकनीकी सुधार किया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, जो में किसान थे, किसान को कम दर पर ऋण देने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। ठीक है, अब जो हमारे कृषि भाई साहब थे, जितने भी कृषि लोग थे, किसान थे,
उनको पैसे की जरूरत तो होगी। अब कुछ उगाने के लिए थोड़ा खर्च तो करना ही पड़ेगा ना यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो वो पैसे कहाँ से लेते थे? तो सरकार जो स्कीम चलाती है, ठीक है, उसके तहत जो बैंक होती है वो कृषि को लोन देती है, जो कि आज के टाइम पे भी आप लोगों को पता होगा। तो यही बात कह रहा है ये, ठीक है। सहकारी समितियां वो समितियां होती हैं जो कि साथ में रहकर काम करती हैं। आपने क्लास 8 में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो काफी सारे समूह जो है वो मिलकर किसानों की मदद के लिए सामने आते हैं, जो कि सहकारी समिति के सदस्य कहलाते हैं, ठीक है। तो किसानों को कम दर पर ऋण देने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारियों और बैंकों की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये चीजें की गई प्रौद्योगिक और संस्थागत सुधार के अंतर्गत। अब उसके बाद देखते हैं भारत कृषि को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है। यानी भारतीय में कृषियों को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। आप में से कई लोग हो सकता है कि एग्रीकल्चर को लेके थोड़ा सीरियस हो जाओ और आगे जाके आप लोग एग्रीकल्चर पढ़ना पसंद करो, तो आपके लिए जो है ना कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, ठीक है। पशु चिकित्सालयों की स्थापना की गई है। यानी आपका पशु का बीमार पड़ गया कृषि का, तो उसके लिए भारत सरकार ने पशु चिकित्सालय यानी कि आपने एनिमल हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, उनको खोला हुआ है। और मौसम के पूर्वानुमान का विकास किया गया। आपने नाम सुना होगा दूरदर्शन का, ठीक है, एक दूरदर्शन करके एक चैनल आता है हमारा जो है ना रेडियो पे, ठीक है। उस पे जो है ना मौसम की क्रियाओं के बारे में बताया जाता है, मौसम की क्रियाओं के बारे में बताया जाता है। तो वही बात है कि मौसम मौसम के जो अंदाजा है, ठीक है, हालांकि कोई 100% नहीं बता सकता, बट 90 से 80% तक पता चल जाता है कि हाँ आज मौसम कैसा रहेगा। तो भारत कृषि कृषि को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रौद्योगिकी में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की, पशु चिकित्सालयों की स्थापना की और मौसम के पूर्वानुमान का विकास किया। उसके बाद देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा। अब देखो कृषि हो गई, ठीक है, अभी तक हमने देख लिया अनाज वनाज सब कुछ उग गया, ठीक है, सब उगा लिया हमने। अब उसके बाद हम उसकी सुरक्षा भी तो करनी है। अब हमने उसे उगा तो लिया, बट एक ना एक टाइम ऐसा आ जाएगा अगर वो बिका नहीं तो क्या होगा? अगर बिका नहीं तो क्या होगा? कौन लेगा उसे? तो इसके लिए भी भारत सरकार ने प्लान बना रखा है कि हमारे जो किसान है वो परेशान ना हो। तो नागरिकों के लिए भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है। बाकी सब भूल जाओ, कृषि कृषि क्या है, किसान क्या है, ठीक है। अगर खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। इसमें न्यूनतम पोषण की आवश्यकता है। और खाना मतलब ये ऐसे ही नहीं कि कुछ भी खा लो, उसमें पोषण तत्व होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए खाद्य सुरक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भारत के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली, इसके दो चरण होते हैं, एक होता है बफर स्टॉक और दूसरा होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीडीएस, ठीक है, पब्लिक डाइवर्सिटी सिस्टम। तो बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये दो प्रकार होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के, ठीक है, जो भारत सरकार की योजना है उसमें। तो सबसे पहले देखेंगे बफर स्टॉक क्या होता है। तो भारत में जो फसलों का उत्पादन अधिक होता है, यानी भारत में जिन फसलों का उत्पादन अधिक होता है, किन फसलों का अधिक होता है? गेहूं का होता है, ठीक है, अपनी गेहूं हो गई, चावल हो गए, ठीक है, तिलहन जिससे तेल निकाला जाता है वैसी फसलें हो गई। हालांकि तिलहन का तो स्टॉक नहीं किया जाता, बस गेहूं और चावल इन दोनों को याद रखो, इन दोनों का स्टॉक किया जाता है। तो भारत में जो फसलें अधिक हो जाती हैं उसे या तो दूसरे देशों में बेच दिया जाता है या तो भविष्य की आपदा के लिए जमा किया जाता है। और ये जो काम करता है ना, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में कहूँ तो भारत खाद्य निगम, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर, एक मिनट में आपको बताता हूँ, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, वो क्या करता है आपदा के लिए भोजन को बचा के रखता है, ठीक है, या भोजन का भंडारण कर लेता है। और यहाँ पर ब्रैकेट डाल के एक बात लिखी गई है जो कि इंपॉर्टेंट है, कि भारतीय खाद्य निगम एक संस्था है, वो न्यूनतम समर्थन पर, अगर मान लो कि किसान ने अनाज उगा लिया और वो अनाज बिका नहीं, ठीक है, तो उसको बेचने के लिए जो सरकार है उसको किसान से खरीदती है और उसको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, यानी कि सबसे कम समर्थन मूल्य कि आपका काम हो जाएगा, उतना मूल्य भारत सरकार किसानों को देती है और किसानों से खाद्य प्राप्त करती है, ठीक है। बफर स्टॉक देख लिया, आप देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, ये देखते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है? उपभोक्ता को भारत में दो वर्गों में बांटा जाता है। हम सब क्या है? हम सब हैं उपभोक्ता, ठीक है, हम सब उपभोक्ता हैं और हमको दो वर्गों में बांटा जाता है। एक तो जो गरीबी रेखा से नीचे हैं जिन्हें हम बीपीएल कहते हैं, बिलोंग पॉवर्टी लाइन, ठीक है, और जो गरीबी रेखा से ऊपर है, अबाउ पॉवर्टी लाइन में। आपने देखा होगा गरीबी रेखा से नीचे वालों का कार्ड भी बनता है,
तो भारत सरकार में राशन की दुकानें गांव शहर आदि क्षेत्रों में खोली गई। भारत में जो है ना राशन की दुकानें खोली गई। क्यों खोली गई? ऐसे ही खोल दी गई नहीं, उसका एक कारण है यार। तो ऐसे थोड़ी ना खोली गई थी। तो उनको लेकर जो है ना कुछ बातें थी, मैं आपको बातें बताता हूँ, ठीक है। कि भारत जो है राशन की दुकानें खोली जाती हैं तो किस लिए खोली जाती हैं, ठीक है। तो भारत में राशन की दुकानें खोलने का एक सबसे बड़ा कारण है कि जो नीचे लाइन के लोग होते हैं, जो बिलोंग पॉवर्टी लाइन के होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, उनको सस्ते दामों में सामान मिल जाए, ठीक है। जो बीपीएल कार्ड वाले होते हैं वो यहाँ से सस्ते दामों में सामान ले जाएं, ठीक है। उनके लिए ही भारत सरकार जो है ना राशन की दुकानें खोलती है, जहाँ पर एक सेठ बैठा रहता है, ठीक है, जो कि ऑर्डर देते रहता है, हाँ भाई दिखाओ अपना कार्ड दिखाओ और सामान ले जाओ। तो वो इसीलिए खोला जाता है ताकि भारत में गरीबी रेखा से नीचे वालों को अच्छा खासा खाद्य मिल सके। हालांकि आजकल तो भाई अमीरों के पास भी गरीबी रेखा से नीचे वाले कार्ड आ जाते हैं, पता नहीं कैसे, ठीक है। भारत है भाई, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बीपीएल के बीपीएल से कई लोग वंचित हैं जो गरीब है। तो बीपीएल से जो है ना कई लोग वंचित भी हैं जो कि गरीब है। गरीब होने के बावजूद भी कई लोग वंचित हैं। भाई यहाँ पर जो अमीर है ना उनके पास भी आप जब पूछोगे ना अगर उनसे, तो वो लोग भी आपको बता देंगे हाँ यार हमारा बीपीएल का कार्ड जो है ना वो बना हुआ है। पर जो गरीब है अगर उससे पूछोगे तो वो कहेगा नहीं बना। अरे क्यों नहीं बनवाया? तो आप लोगों की भी एक ड्यूटी बनती है कि आप लोग जो है ना गरीबों को बताओ जाके, अगर आप लोग शिक्षित हो तो अपनी शिक्षा का फायदा उठाओ और उन लोगों को बताओ जाके कि यार आप लोग बीपीएल का कार्ड बनवाओ ना। तभी तो देश में जो है ना गरीबी बढ़ती जा रही है और अमीरी अमीरी जो है अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि बीपीएल नाम की कोई चीज होती है। जब बंदा अच्छे से खाएगा तभी तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा, और पढ़ेगा तभी तो कुछ करेगा, है ना। तो इसीलिए हालांकि ये थोड़ा बहुत अनदर अनदर वे की बात हो गई, ठीक है। बट सच्चाई यही है कि कई लोग आज भी वंचित हैं बीपीएल से। हालांकि बीपीएल होती अच्छी चीज है भाई, सरकार कुछ तो करती है हमारे लिए। अब उसके बाद देखते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। पर उससे पहले मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग जो है ना एक बार अपने, अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो, ठीक है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, सॉरी। अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल हो ना तो आप लोग जो है ना क्लास 10th की जियोग्राफी की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 46 खोलोगे तो उसमें आपको एक हेडिंग दिखाई देगी, भूदान ग्राम दान, ठीक है। आप लोग खोल लो आराम से, भूदान ग्राम दान, वीडियो को पॉज करके खोल लो। तो वहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी, भूदान, ठीक है। तो ये भूदान क्या है? तो जो रामचंद्र रेड्डी थे ना, जो रामचंद्र रेड्डी थे, उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश करी थी, ठीक है। मतलब जो अपने रामचंद्र रेड्डी थे, ठीक है, श्री रामचंद्र रेड्डी, ये थोड़े से अमीर थे, ठीक है, थोड़े से अमीर थे। तो इन्होंने क्या किया, ये एकदम से ऐसे खड़े हो गए और इन्होंने कहा मैं अपनी 80 एकड़ भूमि गरीब किसानों में बांट दूंगा और उन्हें दे दूंगा खेती करने के लिए। तो इसे ही भूदान के नाम से जाना गया, ठीक है। ये जो एनटीएससी के स्टूडेंट है उनके लिए ये बात है, जो एनटीएससी करना चाहते हैं, ठीक है, जो एनटीएससी के लिए थोड़ा बहुत प्रेरित है कि हाँ मैं एनटीएससी कर सकता हूँ, उनके लिए ये बात है। फिर जो विनोबा, एक थोड़ा सा आगे आओगे तो विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कुछ जमींदार, अनेक गांव के मालिक और भूमिहीन जो लोग हैं, ठीक है, भूमिहीन जो लोग हैं उनको अपनी भूमि दान कर दो। उन्होंने क्या कहा था कि जो जमींदार हैं, जो बड़े बड़े जमींदार हैं और जो गांव के भूमि के मालिक हैं, ठीक है, वो लोग क्या करो, वो अपनी भूमि को भूमिहीन लोगों को दे दो, ठीक है। इसे ग्रामदान कहा गया, ठीक है। तो भूदान और ग्रामदान पता चल गया। उसके बाद एक चीज और देखनी है, रक्तहीन क्रांति। तो विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को, भूदान और ग्रामदान आंदोलन, ठीक है, यानी कि इसमें रामचंद्र रेड्डी का भी नाम आएगा। हालांकि इन्होंने सिर्फ विनोबा भावे का ही नाम डाल रखा है, पर आप लोग याद रखना इसमें रामचंद्र रेड्डी का भी नाम आएगा। उन्होंने जो है ना जो भू आंदोलन और ग्रामदान के लिए जो आंदोलन किया उसे रक्तहीन क्रांति कहा गया, ठीक है, रक्तहीन क्रांति। यानी अपनी भूमि को ऐसे लोगों को दे दो जो भूमिहीन है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति के पास अगर रक्त ना हो तो वो रक्तहीन होता है, वैसे ही एक व्यक्ति के पास अगर भूमि ना हो तो वो भूमिहीन हो जाएगा। तो इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति कहा गया। ये आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात है, बुक में लिखी हुई है, तो मुझे लगा आपको बताना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग एक बार पेज नंबर 46 में इन चीजों को लिख लेना कि भूदान क्या होता है और ग्रामदान क्या होता है और रक्तहीन क्रांति क्या है। सॉरी मैं लिख नहीं पाया, मैं माफी चाहता हूँ इस बात के लिए। अब देखते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण यानी विश्व का कृषि पर प्रभाव। कुछ क्रांतियां हुई, ठीक है, जिसने विश्व पर कृषि को लेकर गहरा प्रभाव छोड़ा, ठीक है। तो ये जो वैश्वीकरण की जो क्रांतियां हुई, ये कोई नई घटना नहीं थी, काफी सारी क्रांतियां होती आई हैं। तो जो महत्वपूर्ण क्रांतियां थी उनके बारे में देखेंगे। तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, ये सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियां थी। तो कृषि क्षेत्र में अच्छे बीजों का प्रयोग,
हरित क्रांति क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। हरित क्रांति का एक बात याद रखना, ये भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी। तो कृषि क्षेत्र में अच्छे बीजों का प्रयोग किया गया, ठीक है, जो अपने HYV हाई यल्ट वैरायटी वाले जो थे अपने बीज, ठीक है, जो कि अच्छी उपज वाले बीज थे, उनका प्रयोग किया गया। आपने क्लास 9th में भी हरित क्रांति के बारे में सुना है। आधुनिक तकनीक, अच्छी खाद उर्वरक का प्रयोग, ठीक है, आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया, अच्छी खाद उर्वरक का प्रयोग किया गया। और एक लाइन और ऐड कर लेना कि इसमें मशीनरी का भी प्रयोग किया गया, ठीक है, जो मशीनरी का प्रयोग है वो भी हरित क्रांति में काफी ज्यादा किया गया था, जिससे फसलों में वृद्धि हुई। जिससे क्या हुआ, फसलों में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। हालांकि जो जो अपनी हरित क्रांति थी, इसमें जो है ना ज्यादातर खाद्य अनाज ही उगाए जाते थे, ठीक है। अखाद्य अनाज जैसे चाय, रबड़, ठीक है, गेहूं, हालांकि रबड़ तो अपना अलग आ गया, हाँ रबड़ तो ठीक है, रबड़ भी है, और ये सब चीजें नहीं उगाई जाती थी, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, नहीं उगाई जाती थी, तो इसके कारण जो है ना हरित क्रांति पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई, ठीक है। तो इसके कुछ हानियां भी थी हरित क्रांति की, जो कि अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। बुक में पेज नंबर 48 से लेके अगर आप लोग 50 तक पढ़ोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। खुद से भी पढ़ो, बुक खोलो यार, ऐसा नहीं है कि यहीं से पढ़ लिया तो हो गया काम, नहीं, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद बुक से भी पढ़ो। फिर उसके बाद श्वेत क्रांति, दूध या इससे जुड़े उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों में सुधार के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। श्वेत क्रांति यानी दूध से जुड़े उत्पादकों में वृद्धि एवं पशुओं के नस्लों में सुधार के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें दूध से जुड़े उत्पादकों को बढ़ोतरी दी गई। अब देख लेते हैं इनके जनकों के बारे में। तो जो अपने हरित क्रांति के जनक थे, जब विदेशों में हरित क्रांति हुई, जब शुरू हुआ हरित क्रांति, तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, अगर मैं विदेश की बात करूं तो विदेश में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा हरित क्रांति लाई गई थी। और भारत की बात करें तो भारत में जो है ना श्री सुब्रमण्यम, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, सॉरी, सी सुब्रमण्यम, इन्होंने भारत में हरित क्रांति ये भारत में हरित क्रांति को लेकर आए थे। और विदेश में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा हरित क्रांति को लेकर आया गया था। और जो श्वेत क्रांति के जनक थे वो थे वार्जिक, ठीक है, वार्जिक कुरियान, ठीक है, डॉक्टर वार्जिक कुरियान। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो होती है खत्म। आप लोग प्लीज एक बार अपनी बुक को जो है ना रीड डाउन कर लेना एकदम अच्छे से। चैप्टर खत्म हो गया, एक बार बुक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, बुक का चैप्टर नंबर 4। तो मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, देखते हैं कौन सा चैप्टर करने वाले हैं नेक्स्ट में हम। कमेंट करके बताना, अगर बता सको तो कि कौन सा चैप्टर शुरू करना चाहिए। मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।